हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे थे और ग्रेविटेशन चैप्टर में एक हमारा आखिरी टॉपिक बचा हुआ है, वो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जिसको आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने बाकी सारी चीजें पढ़ ली हैं एक्सेप्ट आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल बच्चों बेसिकली एक बहुत छोटा सा, एक बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, जिस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने ये जानने की कोशिश की है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, जब जैसे हमने पढ़ा ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम फ्लूइड में इमर्स करते हैं तब उसके ऊपर दो फोर्सेस लगते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और एक बॉयंट फोर्स, जिसको हम अपथ्रस्ट भी कहते हैं। कितना अपथ्रस्ट लगता है, इसको आर्किमिडीज प्रिंसिपल में बताया गया है। देखिए, एक छोटा सा एक्टिविटी है बच्चों। वो एक्टिविटी क्या कहता है? एक्टिविटी कह रहा है कि एक स्टोन लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये एक स्टोन है हमारा। एक स्टोन लेते हैं हम लोग और उस स्टोन को हम लोग एक थ्रेड से टाई कर देते हैं। ठीक है, एक स्टोन लिया और स्टोन को हमने थ्रेड से टाई कर दिया है। अब आपको करना क्या है कि इस स्टोन का कितना वेट है, वो वेट आपको मेजर कर लेना है। कैसे वेट मेजर करेंगे? तो एक स्प्रिंग बैलेंस नाम का इंस्ट्रूमेंट आप लोगों ने सुना होगा। स्प्रिंग बैलेंस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट के वेट को मेजर करता है। क्या मेजर करता है बच्चों? किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट को मेजर करता है। तो आपने एक स्टोन लिए है, स्टोन को थ्रेड से टाई कर दिया है और ऐसा करिए कि उस थ्रेड को ले जाकर स्प्रिंग बैलेंस से कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए, जब आप स्प्रिंग बैलेंस से कुछ भी कनेक्ट नहीं करते हैं तो स्प्रिंग बैलेंस का जो पॉइंटर है वो जीरो रीडिंग शो करता है। कुछ इस तरीके से मान लीजिए स्प्रिंग बैलेंस, इस तरीके से स्प्रिंग बैलेंस है बच्चों। यहां पर रीडिंग्स होती हैं। ठीक है, और ये स्प्रिंग बैलेंस का, ये स्प्रिंग बैलेंस का पॉइंटर है। ठीक है, यहां पर मार्किंग्स होते हैं। ऐसे करते करते पूरा लास्ट तक मार्किंग होगा बच्चों। ठीक है, इस तरीके से मार्किंग्स होंगे आपके। और यहां पर आपने क्या किया, यहां पर आपने उस थ्रेड को टाई कर दिया और ये वो स्टोन। अब देखिए, यहां पर स्प्रिंग कनेक्टेड है। जब आप स्प्रिंग के साथ, स्प्रिंग बैलेंस में जो स्प्रिंग है, इसके साथ किसी भी चीज को अटैच नहीं करते, उस वक्त स्प्रिंग की रीडिंग जीरो पर होती है। लेकिन जैसे ही आप किसी वेट को इस पर अटैच करेंगे तो इस वेट की वजह से क्या हो रहा है, इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। तो ये नीचे की तरफ झुकेगा, नीचे की तरफ जाएगा तो स्प्रिंग आपका इलोंगेट हो, क्योंकि जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो इसके साथ ये जो बैलेंस लगा हो बच्चों, ये बैलेंस भी तो नीचे की तरफ जाएगा ना। जब ये बैलेंस नीचे की तरफ जाएगा तो स्प्रिंग आपका इलोंगेट होगा। अच्छा, इलोंगेट होने के बाद सपोज करो ऐसे बैलेंस आपका यहां पहुंच जाता है, तो ये रीडिंग आपको मिल जाएगी। तो ये जो रीडिंग आपको मिल रही है ये एक्चुअली में इस ऑब्जेक्ट का वेट होता है। स्प्रिंग बैलेंस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट के वेट को मेजर करता है। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो हम लोगों ने क्या करना है, हमें एक स्टोन लेना है, उस स्टोन को थ्रेड से टाई कर देना है और थ्रेड को हमें स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर लाकर फ्रीली सस्पेंड कर देना है। जब आप ऐसा करेंगे तो उस स्टोन का जो कि कुछ वेट है, इसलिए उसका ग्रेविटेशनल पुल है नीचे की तरफ, तो वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, जिस वजह से ये जो कि स्प्रिंग बैलेंस से अटैच है, जब ये नीचे मूव करे तो स्प्रिंग इलोंगेट होगा। और आप लोगों का ये कॉमन एक्सपीरियंस है कि जब स्प्रिंग हमारा इलोंगेट होता है, जब स्प्रिंग हमारा खिंचता है, तब जिस डायरेक्शन में वो इलोंगेट होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। स्प्रिंग देखिए नीचे की तरफ खिंच रहा है, इसलिए स्प्रिंग ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। जब स्प्रिंग इस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर फोर्स लगा देगा, वेट क्या है, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स, और स्प्रिंग ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। देखिए, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट बच्चों?
और जब ये स्प्रिंग नीचे की तरफ खींचेगा तब ये स्प्रिंग ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा, वो हमारा हो जाएगा एफ स्प्रिंग। ठीक है, तो शुरुआत में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, स्प्रिंग फोर्स कम है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे मूव करेगा वैसे वैसे स्प्रिंग ज्यादा और ज्यादा इलोंगेट होता चला जाएगा, तो स्प्रिंग का फोर्स बढ़ता चला जाएगा। ये फोर्स तो कांस्टेंट है, स्प्रिंग का फोर्स बढ़ता चला जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा बच्चों जब स्प्रिंग का फोर्स और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, स्प्रिंग का फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों बराबर हो जाएंगे। जब ऐसा होगा तब ये ऑब्जेक्ट, अब ये स्टोन जो है वो नीचे मूव करना बंद कर देगा, और उस वक्त स्प्रिंग में जो भी आपको रीडिंग देखने को मिलेगी दैट विल गिव यू दी वेट ऑफ स्टोन या वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, दिस गिव्स द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप समझ रहे हैं इस बात को? मैं फिर से एक बार कह रहा हूं कि स्प्रिंग बैलेंस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि ऑब्जेक्ट के वेट को मेजर करता है। कैसे वेट को मेजर करता है? स्प्रिंग बैलेंस में रीडिंग्स मेंशन्ड होते हैं और इसमें एक स्प्रिंग अटैच्ड होता है। ये स्प्रिंग जो है इसके साथ एक पॉइंटर अटैच्ड होता है जो कि शुरुआत में 0 रीडिंग को शो करता है। जब आप इस स्टोन को थ्रेड के थ्रू टाई करके इसके ऊपर कनेक्ट करेंगे, बांधेंगे और आप इसको छोड़ देंगे, तो ये जो ऑब्जेक्ट है स्टोन, इसके ऊपर नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जिस वजह से ये नीचे की तरफ मूव करेगा। जब ये नीचे की तरफ मूव करेगा तो ये स्प्रिंग का पॉइंटर भी नीचे मूव करेगा, स्प्रिंग आपका इलोंगेट होगा। ठीक है, जैसे जैसे स्प्रिंग आपका खींचेगा, इलोंगेट होगा, ये स्प्रिंग ऊपर की तरफ एक स्प्रिंग फोर्स लगाएगा। शुरुआत में ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा और स्प्रिंग फोर्स कम होगा, लेकिन जैसे जैसे नीचे की तरफ खींचता चला जाएगा स्प्रिंग फोर्स आपका बढ़ता चला जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है, स्प्रिंग फोर्स बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आएगा जब स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। उस वक्त इलोंगेशन स्प्रिंग में रुक जाएगा। ठीक है, तो जब इस इलोंगेशन रुकता है उस वक्त ये पॉइंटर जिस रीडिंग को शो कर रहा है वो इस स्टोन के वेट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे देगा। अब देखिए इस स्टोन का वेट हमें पता चल गया, तो आपको करना क्या है, आपको शुरुआत में इनिशियल रीडिंग जो उस स्टोन का है वो आप नोट कर लेंगे। ठीक है, स्टोन का वेट आप लोग मेजर कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है कि इसी स्प्रिंग बैलेंस में कनेक्ट करते हुए आपको इस स्टोन को धीरे धीरे पानी के अंदर भेजना है। शुरुआत में पूरा का पूरा स्टोन वाटर के या फ्लूइड के बाहर है, फिर छोटा सा पोर्शन स्टोन का पानी के अंदर जाएगा, फिर धीरे 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 ये स्टोन जो है पूरा का पूरा पानी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, जब स्टोन पानी के अंदर जा रहा है उस वक्त आपको स्प्रिंग बैलेंस में जो ये रीडिंग शो कर रही है, ठीक है, ये जो रीडिंग शो हो रही है इस रीडिंग को आपको नोट करते चलना है, आपको देखते चलना है कि पानी में जब हम इसे डाल रहे हैं तब इसका जो वेट है, जो रीडिंग है वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है कि कांस्टेंट हो रहा है। ठीक है, तो आप नोटिस करेंगे कि भाई जब हम स्टोन को इसके अंदर भेजते हैं, वाटर के अंदर भेजते हैं, तो उस वक्त स्प्रिंग बैलेंस में जो रीडिंग है वो रीडिंग हमारी कितनी है, वो रीडिंग हमारी इंक्रीज हो रही है, वो रीडिंग हमारी डिक्रीज हो रही है कि वो रीडिंग हमारी कांस्टेंट है। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे बच्चों कि जब आप स्टोन को वाटर के अंदर भेजते हैं तो धीरे धीरे इस स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कम होती चली जाती है। अच्छा, स्प्रिंग बैलेंस में रीडिंग कम होने का क्या मतलब है? स्प्रिंग बैलेंस में रीडिंग कम होने का मतलब है कि इस स्टोन का जो वेट है वो एक तरीके से कम होता चला जा रहा है, तभी तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कम हो रही है। तो आप देखें कि जब आप एक वाटर में इस स्टोन को अंदर भेज रहे हैं तो इस स्टोन की जो वेट की जो रीडिंग है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है, और ये कम तब तक होगा ये वेट जब तक कि ये स्टोन पूरा का पूरा वाटर के अंदर ना चला जाए। एक बार जब ये स्टोन पूरा का पूरा वाटर के अंदर चला जाएगा उसके बाद उस स्प्रिंग बैलेंस में जो उसका वेट है वो और कम होना बंद हो जाएगा, यानी वेट जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। अब एक नोटिस करने वाली बात यह है
कि आपने दो चीजें नोट की हैं। एक तो वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट व्हेन इट वाज इन एयर, एक आपने क्या नोट किया, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट वाज इन एयर, दूसरा वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इन वाटर। ये दो चीजें आपने नोट की और आपने देखा कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर। इसका क्या मतलब है, अगर ऑब्जेक्ट का वेट एयर में ज्यादा है और वाटर में जाने पर कम हो गया, इसका मतलब क्या बनता है, देखिए वेट क्या होता है बच्चों, जो नेट फोर्स ऑब्जेक्ट पर नीचे की तरफ लगता है वही उसका वेट होता है। अब हवा में जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा तब उसका वेट ज्यादा था और जैसे ही हमने पानी में उसको भेजा उसका वेट कम हो गया। तो इसका यही मतलब बनता है कि भाई पानी में जब हो गया तब उसके ऊपर जो नेट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा था वो डिक्रीज हो गया होगा, तभी तो उसका वेट कम हुआ। तो आर्किमिडीज ने नोट किया कि एक्चुअली में जब वाटर में आप इस स्टोन को इमर्स करते हैं तब इस पर दो तरीके के फोर्सेस लगते हैं, एक तो नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और एक ऊपर की तरफ बॉयंट फोर्स लगेगा, लगता है, ठीक है। तो ये बॉयंट फोर्स जो है, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसीलिए इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू से कम हो जाता है। इस वजह से जब आप इस स्टोन को पानी के अंदर इमर्स करते हैं तो इसका जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स है, यूं के लिए नेट फोर्स जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है वो कम हो जाता है एज कंपेयर टू जो एयर में एक्ट कर रहा था। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एयर में ऊपर की तरफ बॉयंट फोर्स नहीं लग रहा था, लेकिन वाटर में इमर्स करने पर ऊपर की तरफ बॉयंट फोर्स लग रहा है और ये बॉयंट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू को, नेट वैल्यू को रिड्यूस कर दे रहा है। इसीलिए ऑब्जेक्ट जब पानी के अंदर जाता है तब उसका जो नेट वेट है वो कम हो जाता है। क्लियर है बात, समझ पा रहे हैं आप ये? तो आर्किमिडीज ने नोट किया कि आखिर कितना वेट कम होता है। आर्किमिडीज ने देखा एक्सपेरिमेंटली कि जब आप किसी सॉलिड को वाटर के अंदर या फ्लूइड के अंदर डालते हैं तब वो सॉलिड ऑब्जेक्ट वाटर के कुछ वॉल्यूम को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है, राइट। अब जितना भी वॉल्यूम वाटर का डिस्प्लेस्ड होगा उस वाटर के वॉल्यूम का कुछ ना कुछ वेट तो होना चाहिए ना, ठीक है। जब आप एक सॉलिड को फ्लूइड के अंदर डालते हैं या वाटर के अंदर डालते हैं तब वो सॉलिड वाटर को हटाता है तभी उस स्पेस में जाकर ऑक्यूपाइड होते हैं, तो आप समझते हैं। तो जब वाटर डिस्प्लेस हो रहा है तो कुछ ना कुछ उस डिस्प्लेस्ड वाटर का कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा ना, और जो भी वॉल्यूम वाटर का डिस्प्लेस हो रहा है उस वॉल्यूम ऑफ वाटर का कुछ ना कुछ वेट होना चाहिए। तो जितना वेट वाटर का ये सॉलिड ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करता है एग्जैक्टली उतने ही अमाउंट का फोर्स, वेट भी एक फोर्स है, तो भाई जितना वेट वाटर का डिस्प्लेस हुआ एग्जैक्टली उतने ही अमाउंट का फोर्स इस सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर की तरफ बॉयंट फोर्स के फॉर्म में एक्ट करता है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब ये सॉलिड इस वाटर के अंदर जाएगा तब ये वाटर के कुछ वॉल्यूम को उसकी जगह से हटा देगा। जितना वॉल्यूम वाटर का हटेगा उस वॉल्यूम का कुछ ना कुछ वजन, कुछ ना कुछ वेट होना चाहिए। तो जितना वेट वाटर का अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रहा है उतने ही अमाउंट का बॉयंट फोर्स ऑब्जेक्ट पर ऊपर की तरफ एक्ट करता है। यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट करता है कि व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड पार्शियली और फुली इनसाइड अ फ्लूइड, जब हम किसी भी एक बॉडी को फ्लूइड के अंदर या तो पार्शियली यानी आधा इमर्स है आधा इमर्स नहीं है, पार्शियली या फुल्ली इमर्स करते हैं, तो कह रहा है इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स। जब किसी भी बॉडी को हम पार्शियली या फुल्ली फ्लूइड के अंदर इमर्स करते हैं तब वो एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है दैट इज इक्वल टू दी वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। और वो जो अपवर्ड फोर्स है वो कितना होता है, जितना फ्लूइड का वेट वो सॉलिड ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करेगा उतने ही अमाउंट का फोर्स उस पर ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। अब ये जो ऊपर की तरफ फोर्स एक्ट कर रहा है ये नीचे वाले नेट फोर्स मतलब फोर्स के नेट को कम कर देगा। जब नेट फोर्स कम हो गया यानी सॉलिड ऑब्जेक्ट का वेट कम हो गया, इसलिए स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग है वो कम हो जा रही है। क्लियर है बच्चों ये बात? ठीक है, ये आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल था। इस आर्किमिडीज प्रिंसिपल को आप लोग नोट कर लीजिए।
समझकर नोट करिएगा बच्चों। चलिए बच्चों, तो ये आज का लेक्चर आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमारा यहीं समाप्त होता है। ठीक है, अब आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, समझ कर पढ़िए। ये चैप्टर अच्छा है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आई होप इसको आप बहुत सिंसियरिटी से और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और बच्चों पढ़ाई जरूर करिएगा, अच्छे से करिएगा। बाय बाय।